नमस्कार साथियों, दिलीवर लॉ में आपका हार्दिक स्वागत है। सेक्शन 44 तक एविडेंस हमने पढ़ लिया था। सेक्शन 45 एक्सपर्ट ओपिनियन से शुरू करते हैं कि विशेषज्ञ की राय कब सुसंगत होती है, किन मामलों में सुसंगत होती है, इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले कि एक्सपर्ट किन किन मामलों में राय दे सकता है। एक तो हेडिंग से यहां से क्वेश्चन अराइज होता है कि हेडिंग देख लो आप। तो सबसे ज्यादा पूछा जाता है एक्सपर्ट की राय किस सेक्शन में, सेक्शन 45 में। किन मामलों पे राय दे सकता है? 5 सब्जेक्ट है, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट्स, हस्तलेख और अंगुली चिन्ह। हस्तलेख मतलब आपकी हैंड राइटिंग और अंगुली चिन्ह फिंगरप्रिंट। 5 लोगों की अन्यता विषय अगर कोई प्रश्न कोर्ट के सामने है तो वहां उसके बारे में जो भी स्किल पर्सन है उसकी राय ओपिनियन सुसंगत होती है, रिलेवेंट होती है सेक्शन 45 के अंदर। सेक्शन 45 ए क्या कहता है? 45 में काफी केस लॉज हैं, जैसे सोनार वगैरह को कि कोई इसमें यह नहीं है कि डिग्रीदारी होना चाहिए। जो भी उस मामले में लंबे समय का अनुभव रखता है उन सबकी राय एक्सपर्ट हो सकती है। जैसे एक विद्यार्थी की भी राय कानपुर वाले केस में, यूनिवर्सिटी के केस में विद्यार्थी की राय को भी सुसंगत माना, पर यहाँ केस लॉ जाने की संभावना नहीं। 45 पे देखना इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य के परीक्षक की राय। तो यहां से 2009 का यह संशोधन है। क्या क्वेश्चन अराइज हो सकता है? एक तो हेडिंग हो सकता है कि जब किसी कंप्यूटर संसाधन में कोई सूचना भरी गई थी तो उस इलेक्ट्रॉनिक साक्षी के परीक्षक की राय सुसंगत होती है, ठीक है, उसको एक्सपर्ट माना गया 45 ए के अंतर्गत। कंप्यूटर के संबंध में जो भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के एग्जामिनर होता है, परीक्षक होता है, उसकी राय सुसंगत होती है। 2009 के अमेंडमेंट से ऐड हुई थी। कब? 27 अक्टूबर 2009 से ये जुड़ी थी, ठीक है। 46 विशेषज्ञ की राय से संबंधित तथ्य। तो वे सभी तथ्य जो एक्सपर्ट की राय का समर्थन करते हैं या उसका विरोध करते हैं, वो सारे तथ्य भी सुसंगत होते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैंने 10 फीट दूर से गोली मारी और उसको गोली लग गई। कोई व्यक्ति ये कहता है 10 फीट दूर से गोली मारोगे तो जहां आप निशाना लगाओगे उससे कम से कम 1 इंच नीचे गोली लगती है, क्योंकि मुझे इस गन के बारे में 10 साल का अनुभव रहा है। तो कोई अगर एक्सपर्ट ओपिनियन का समर्थन कर रहा है, कोई स्टेटमेंट या कोई एक्सपर्ट ओपिनियन के अगेंस्ट है, उससे असंगत है, तो वो सभी राय भी सेक्शन 46 के अंतर्गत सुसंगत होती है, ठीक है। इसको अन्य के मध्य बातें कि आपके ओपिनियन पर अन्य के मध्य क्या बात होती है वो कह के संबोधित किया जाता है इस सेक्शन को। यहां एक रेस इंटर एलियास एक्टा लैटिन मैगजीम है, रेस इंटर एलियास एक्टा, विशेषज्ञ की राय के संबंधित अन्यों के मध्य की बातें पक्ष विपक्ष, उसके लिए ये लैटिन मैगजीम यूज की जाती है जो धारा 46 से संबंधित है। पूछी हुई है कि ये लैटिन मैगजीम किस धारा से संबंधित है? धारा 47, हस्तलेख के बारे में राय। तो हस्तलेख के बारे में जो व्यक्ति उसके हस्तलेख से परिचित है उन सबकी राय सुसंगत होती है। तो हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय हमेशा सुसंगत होती है। जब भी आपने मेरे को देख लिया कि ये व्यक्ति ऐसे लिखता है तो आप राइटिंग देखते ही ये ओपिनियन दे सकते हो कि ये उस व्यक्ति ने ही लिखी होगी जो हमें पढ़ाया करता था। तो सेक्शन 47 के अंतर्गत हैंड राइटिंग के बारे में हस्तलेख से परिचित व्यक्ति की राय सुसंगत होती है। इस स्पष्टीकरण में बता रहा है कौन परिचित है। या तो आप किसी को लेटर लिखते थे, उधर से कोई रिटर्न में लेटर प्राप्त होता था, तो आप ये मान के चलते हो कि हमने जिसको लेटर लिखा उसने ही रिटर्न में इसका जवाब भेजा होगा। या आप कारोबार के सामान्य अनुक्रम में मेरे लेटरों को रोजाना देखते थे कि ये उनकी तरफ से लेटर आया, डिलीवर लॉ टीम की तरफ से, और ये उन्होंने ही लिख के भेजा होगा। या फिर एज ए ओपिनियन के लिए मेरे द्वारा लिखे गए लेटर आपके सामने प्रस्तुत होते थे, तो वो सब लोग जो मेरी हैंड राइटिंग से किसी प्रकार से परिचित थे वो सेक्शन 47 के अंतर्गत उनकी राय सुसंगत है। 47 ए इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर या इलेक्ट्रॉनिक चिन्ह के बारे में राय। तो प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय सुसंगत होती है, ठीक है। डायरेक्ट पूछेगा सेक्शन 47 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी है तो किसकी राय सुसंगत है? तो उसके प्रमाणकर्ता अधिकारी की राय सुसंगत है, या हेडिंग पूछी जाएगी 47 ए की। 48 साधारण रूढ़ि और अस्तित्व के बारे में राय कब सुसंगत है? तो अगर वो रूढ़ि और अस्तित्व
वो रूढ़ि और अधिकार यदि अस्तित्व में होते तो संभव है वह व्यक्ति जरूर जानता। जैसे मैं पुराना व्यक्ति हूं, मुझे अनुभव है कि अगर ऐसा कभी हुआ होता, मैंने कहा 2005 से पहले एपीओ, 2006 से पहले एपीओ का मेंस होता था, तो आप एक ओपिनियन के रूप में मेरा स्टेटमेंट सुसंगत है कि मेरा अगर ऐसा हुआ होता तो मैं पुराना व्यक्ति हूं, मुझे ये बात मालूम है। तो किसी रूढ़ि अधिकार के अस्तित्व के बारे में आज बात हो रही है तो उन व्यक्ति की राय सुसंगत है जो यदि उसका अस्तित्व होता तो उन्हें संभव है जानते। जैसे पुराने व्यक्ति किसी रूढ़ि और प्रथा के बारे में राय देते हैं तो वो 80 साल के, और प्रथा अगर 50 साल पुरानी है तो हम ये मान के चलेंगे कि उस गांव में रहते थे और उनको उस रूढ़ि प्रथा के बारे में पता होगा, उनकी ओपिनियन सुसंगत है। प्रथा और सिद्धांतों के बारे में राय हेडिंग से अपोजिट इसके अंदर की बात है। 5 चीजों की बात करेंगे कि मनुष्य के किसी निकाय, कोई बॉडी है मनुष्य की या कोई फैमिली है, उसकी कोई प्रथा और सिद्धांत रहे कि हमारे यहां तो ऐसा ही होता है, नहीं कहते, तो किसी परिवार में अगर ऐसा होता है उसकी वो प्रथा सिद्धांत है तो उसके बारे में उस परिवार के किसी व्यक्ति की राय। कोई रिलीजियस या चैरिटेबल प्रतिष्ठान है तो उसका संविधान क्या रहा है, उसका एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहा है, उसके बारे में विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति जो ट्रस्ट से जुड़ा हुआ है, जो चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए काम कर रहा है या रिलीजियस ट्रस्ट के लिए काम कर रहा है, वो बता देगा कि पहले भी सारे धार्मिक कार्य इस ट्रस्ट के ऐसे ही किए जाते थे। या कोई विशिष्ट जिले में विशिष्ट लोगों के द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा और पदों के बारे में, जैसे राजस्थान के 2 जिले हैं, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, तो यहां पर कुछ विशेष लोग हैं वो अलग भाषा बोलते हैं, तो वहां के शब्दों का क्या अर्थ होगा, उन शब्दों का, उसके लिए वहां के लोगों की ही राय सुसंगत होती है सेक्शन 49 में। जैसे सब जगह अलग अलग एक ही शब्द को अलग अलग बोला जाता है तो हर जगह उसकी शब्दों की अलग हो जाते हैं, तो किसी विशेष जिले में या विशेष क्लास के लोगों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों के अर्थ क्या होंगे, उसके लिए सेक्शन 49 में जो उनसे परिचित हैं इनके बारे में राय बनानी, तो इसके संबंध में ज्ञान के विशेष साधन रखने वाले व्यक्तियों की राय सुसंगत होगी। 50 नातेदारी के बारे में राय, तो कोई लोगों के बीच में क्या संबंध रहे, जो लोग उनके घर पे आते जाते थे कुटुंब के सदस्य के रूप में या अन्यथा उनके पास ज्ञान के विशेष साधन थे, उनके घर में जाते थे, उन दोनों ने पति पत्नी के रूप में हमेशा एक दूसरे को अभिव्यक्त किया है, रिप्रेजेंट किया है, तो उनकी ओपिनियन जो उनके घर में जाते थे वो सुसंगत है। किस लिए? ये शो करने के लिए कि उनके बीच में रिलेशनशिप था। बट आप इसको क्रिमिनल मामलों में 494, 495, 497, 498 में अभियोजन के लिए ऐसी ओपिनियन पर्याप्त नहीं होगी। यह अपवाद है कि क्रिमिनल मामलों में यह ओपिनियन कि वो तो पति पत्नी के रूप में रहते थे मान्य नहीं होगी जब तक कि मैरिज सर्टिफिकेट नहीं आ जाता। ठीक है। 51 में कि जब ओपिनियन सुसंगत है, तो जब किसी जीवित व्यक्ति की राय सुसंगत है तो वे आधार जिन पर वे राय आधारित थी वह भी सुसंगत होंगे। कि आपने कोई ओपिनियन दी, उस ओपिनियन का ग्राउंड क्या था, उस ग्राउंड को भी सुसंगत मान लिया जाएगा। जैसे मैं एक ओपिनियन देता हूं कि ऐसा ऐसा होगा किसी में, तो मैं किस आधार पर देता हूं। जैसे मेरा एक कॉमन स्टेटमेंट होता है कि लैंग्वेज के मामले में आप हाई कोर्ट के पुराने पेपरों को एनालिसिस करोगे तो पाओगे कि लैंग्वेज के क्वेश्चन हाई कोर्ट हमेशा रिपीट करता है। 2012-13 के किसी एग्जाम में कोई हिंदी इंग्लिश का कोई क्वेश्चन पूछा होगा, वो 2019 के आरजेएस में आपको प्री एग्जाम में ऐसा कैसा ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा। तो मेरी ओपिनियन का ग्राउंड क्या है कि मैंने उस चीज को एनालिसिस किया। मैं कहूंगा मेरा पिछले 10-12 सालों के पेपर का एनालिसिस किया, मैंने इस पर समय खर्च किया, इसलिए मेरी ओपिनियन का ग्राउंड है। ठीक है। तो जब राय सुसंगत है तो वो राय किस ग्राउंड पे दी गई थी और ग्राउंड भी सुसंगत है। सील कब सुसंगत होता है? सील का मतलब करेक्टर। तो सिविल मामलों में कोई भी कंडक्ट साबित करने के लिए सील भी संगत होता है, इतनी सी बात ही काफी है। ठीक है। तो सिविल मामलों में आप पर जो आचरण साबित करना उसके लिए आपका करेक्टर इरिलेवेंट होता है, विसंगत होता है। बट सिविल मामलों में एक जगह सुसंगत होता है, वो सेक्शन 55 में, कि आपको किसी व्यक्ति की नुकसानी की रकम उधारित करनी है तो जो नुकसानी की रकम पर उसकी इमेज प्रभाव डालती है वो, जैसे मानहानि का दावा है। अब मेरी मानहानि कर दो तो 10 रुपए का मानहानि का दावा कर सकता हूं मैं, मेरे नाम पे इतनी संपत्ति
होगी, नहीं है, मतलब 1 भी रुपए की संपत्ति नहीं है तो मैं 10 रुपए की मानहानि का दावा करूंगा। मोदी जी की मानहानि करेंगे तो मोदी जी के पास संपत्ति है, वो 5 करोड़ की मानहानि, 10 करोड़ की मानहानि का दावा करेंगे। तो कोई भी व्यक्ति की सिविल मामले में उसका करेक्टर कैसा है, अगर वो करेक्टर नुकसानी की रकम को कम या ज्यादा करता है, उस पर प्रभाव डालता है, तो वो सेक्शन 25 में वहां करेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है जहां नुकसानी की रकम उधारित करनी है। विशेष रूप से डिफामेशन के केसों में इसको उपयोग में लेते हैं सेक्शन 55 को। बाकी सिविल मामलों में कहीं भी आपकी ओपिनियन, आपके करेक्टर की ओपिनियन काम की नहीं है। क्रिमिनल मामलों में सेक्शन 53 देखो कि आप क्रिमिनल मामलों में यह कह सकते हो कि यह व्यक्ति अच्छे सील का है, अच्छे करेक्टर का है, इसने अपराध नहीं किया होगा, ये 53 अलाउ करती है। पर 55 इससे एडवर्स जाते के ये कहता है कि भैया ये नहीं कह सकते कि इस व्यक्ति का करेक्टर खराब है इसलिए इसने अपराध किया होगा। ये तभी कह सकते हो जब उस व्यक्ति ने अपने अच्छे करेक्टर का एविडेंस दिया है, तो आप अच्छे करेक्टर का खंडन करने के प्रयोजन से उसका बुरा करेक्टर साबित कर सकते हो। और तो यहां क्या करा है, दांडिक कार्रवाई में यह तथ्य कि अभियुक्त बुरे सील का है, आप एविडेंस नहीं दे सकते। जब तक कि उसने अच्छे सील का एविडेंस नहीं दे दिया हो तब तक आप उसके बुरे सील का साक्ष्य नहीं दे सकते। तो डायरेक्ट बुरे सील का साक्ष्य नहीं दिया जा सकता कि बैड कैरेक्टर है जब तक कि गुड कैरेक्टर का एविडेंस नहीं हो गया सेक्शन 53 के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट कि दांडिक मामलों में, दांडिक कार्रवाइयों में किसी व्यक्ति, कोई अभियुक्त बुरे सील का है, यह तथ्य है सुसंगत विसंगत कर देना है। जब तक कि उसने अच्छे सील का साक्ष्य नहीं दिया तब तक विसंगत है, अच्छे सील का साक्ष्य दे दिया उस अवस्था में सुसंगत हो जाता। ठीक है, तो 53-55 को कोरिलेट करके पढ़ लिया। 53 इंपोर्टेंट है। 53 क्या कहती है कि क्रिमिनल मामलों में आईपीसी में 354 एबीसीडी के अफेंस थे, 376 के अफेंस थे, वहां सभी में किसी अभियोजन में यह चीज का क्वेश्चन है कि क्या महिला ने कंसेंट दिया था या नहीं दिया था। ठीक है, 354 में या 376 के जितने भी अफेंस थे उनमें महिला ने कंसेंट दिया था या नहीं दिया था। इसके लिए आप महिला के करेक्टर का या किसी व्यक्ति के साथ उसका पूर्व लैंगिक अनुभव, प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस को आप सम्मति के, उसकी कंसेंट के मुद्दे पर एविडेंस के रूप में पेश नहीं कर सकते, वो सुसंगत नहीं होगा। ये शब्दों को पकड़ना, सुसंगत नहीं होगा, विसंगत होगा, इनमें फर्क करेगा और ऑब्जेक्टिव में बना के देगा। एज इट इज याद करना पड़ेगा कि सुसंगत नहीं होगा। जहां किसी महिला पर पीड़िता है, उसके क्या उसने रेप करने के लिए, मतलब उसने रेप करने के लिए सहमति दी थी या नहीं दी थी, ये कोर्ट के सामने क्वेश्चन प्रसंगत है, तो वहां महिला का करेक्टर और महिला का किसी अन्य व्यक्ति के साथ प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस का एविडेंस सुसंगत नहीं होगा। सेक्शन 53 मना करती है। ठीक है, क्लियर है। सेक्शन 53 है 2013 से जुड़ी है क्या, देख लेना, 2013 से जुड़ी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो डायरेक्ट है नहीं मेरे पास, तो मैं चेक करके बता देता। स्पष्टीकरण देख लेना, यह धारा उन मामलों को लागू नहीं होती जहां किसी का व्यक्ति का बुरा सील ही विवादक है। अब पूरा केस ही किसी व्यक्ति के बेड कैरेक्टर के ऊपर है, तो वहां ये मामला लागू नहीं होगा। जैसे क्रिमिनल डिफामेशन होता है, वहां आदमी का कैरेक्टर का ही पूरा मामला है, तो वहां पर ये धारा लागू नहीं होगी। वहां आपके कैरेक्टर का सारा एविडेंस दिया जा सकता है। आप वेट नहीं करोगे कि बेड कैरेक्टर का एविडेंस होगा तभी गुड का देंगे, आप गुड का एविडेंस होगा तभी बेड का देंगे, इसका वेट नहीं करोगे, डायरेक्ट बेड का एविडेंस दे सकते हो। और कोई व्यक्ति बुरे सील का है, उसके लिए आप उसका प्रीवियस कन्वेक्शन पेश कर सकते हो, सुसंगत है। यहां पर भी 14 में भी पढ़ा था हमने, स्पष्टीकरण में सुसंगत है, यहां भी सुसंगत घोषित किया है। 55 तक हमने पढ़ लिया, रिलेवेंसी खत्म हो जाती है। स्पष्टीकरण कह रहा है 52, 53, 54, 55 में सील शब्द के अंतर्गत दो चीजें आती है, एक तो आपकी ख्याति और एक आपका स्वभाव। ख्याति क्या होती है, आपकी निगाह में मेरी इमेज, आपकी निगाह में मेरी इमेज क्या है, ये मेरी ख्याति है। और मेरा स्वभाव क्या है, जैसे हो सकता है मेरा स्वभाव है खरा स्वभाव, बोलते हैं इसको, कि साफ सुथरी बात करता हूं, ओपनली बात करता हूं, कोई चीज ऐसा नहीं है कि गलत पेश कर रहे हैं, जो है सबके सामने ओपनली बात करते हैं।
तो वो मेरा नेचर है। हो सकता है गुस्सेल स्वभाव, हो सकता है बहुत प्रेम से पेश आता हूं, हेल्पिंग नेचर हो सकता है, इमोशनल नेचर हो सकता है। तो स्वभाव वो है जो मैं खुद का अनुभव करता हूं, और ख्याति वो है जो आपके दिमाग में मेरे को लेकर है। कई बच्चे देख लेते, एक वीडियो डालते 30 दिन की रणनीति, उनको लगता है ये आदमी प्री पास कर रहा है। भाई पढ़ने से ही पास होगा, मेरे मैसेज करने से, मुझे बोलने से कि आप पास करा दो, ऐसे प्री पास थोड़ी होते हैं। जो पढ़ रहा है वो पास हो जाएगा। मैं सारी चीजें पढ़ा रहा हूं, आपको स्ट्रेटजी दे दी है तो आपको पढ़ना पड़ेगा। तो चीजें वही होती है कि आपके दिमाग में ख्याति हो गई, आप सोच रहे हैं कि ये व्यक्ति पास करा दे, मेरे हाथ में कुछ नहीं होता। तो ये कह रहा है कि 52, 53, 54, 55 में आपका साधारण ख्याति, साधारण स्वभाव मिलकर आपका करेक्टर बनाएगा, उस करेक्टर का एविडेंस दिया जा सकता है। पर 54 में आप किसी विशिष्ट मामले में आपने 52, 53, 54, 55 में तो केवल जनरल आपकी ख्याति और जनरल स्वभाव का ही एविडेंस दिया जाएगा। पर 54 के मामले में आपका स्पेशल मामलों में, कि उस दिन की बात बताऊं, आपने उस दिन क्या किया था कि जैसे ही मैं आपसे हेल्प मांगने आया और आपके पास पैसे थे जेब में और आपने छिपा लिए थे। ये मेरा स्पेशल नेचर हो सकता है कि कोई व्यक्ति मेरे से पैसे मांगने आया और मैंने पैसे छिपा लिया, तो मेरे विशिष्ट कार्यों का ही एविडेंस दिया जा सकता है 54 के अंदर, जब मेरा गुड कैरेक्टर साबित हो गया उसके विरोध में। बाकी सभी मामलों में कॉमन कैरेक्टर का एविडेंस दिया जाएगा कि 50 लोग मेरे बारे में क्या ख्याति, क्या स्वभाव रखते हैं, मेरा कैरेक्टर कैसा, उनका कॉमन एविडेंस दिया जाएगा। हो सकता, और यहां मेरा स्पेशल में हो सकता है कि एक व्यक्ति के लिए मैं अच्छा हूं, दूसरे व्यक्ति के लिए मैं बुरा हो सकता हूं। समझ गए? सेक्शन 56 यहां से भाग 2 शुरू हो जाता है सबूत के विषय में। सबूत का विषय चलेगा 100 तक, सेक्शन 56 से लेकर 100 तक पढ़ेंगे। और यहां पर सेक्शन 56 कहता है कि जो जुडिशियल नोटिसेबल फैक्ट होते हैं उनका साक्ष्य देना आवश्यक, उनका एविडेंस देना आवश्यक नहीं होता। तो जिन तथ्य की न्यायालय अपेक्षा करता है, न्यायिक अपेक्षा करता है, उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। किन तथ्यों की करता है, उन तथ्यों की लिस्ट सेक्शन 57 में दे रखी है। जैसे उस दिन संडे था, मैं ड्यूटी नहीं गया, ये एक फैक्ट है, ठीक है। अब इस फैक्ट को कोर्ट में साबित करने थोड़ी बैठेंगे कि ये संडे था। कोर्ट को मालूम होना चाहिए कि उस दिन संडे था। कोर्ट चेक कर लेगा, ये जुडिशियल नोटिस फैक्ट है कोर्ट के लिए। तो कोर्ट ने लिफ्ट दे दी कि ये सभी मामले हैं, इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है। देखो किन किन को साबित नहीं करते, ये 56 और 58 में बताएंगे। 56 में कह रहा है जुडिशियल नोटिस फैक्ट को साबित करने की आवश्यकता नहीं। 57 में लिफ्ट दे दी, ये भारत में ये सारे कानून लागू होते हैं तो इनको साबित करने की आवश्यकता नहीं। जैसे लिमिटेशन कितने वक्त है, जैसे लिमिटेशन की बात करते हैं, हक सुपा के लिए लिमिटेशन 1 ईयर होता है, ठीक है। 1 ईयर का लिमिटेशन है सुपा अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए। अब आप कहते हो कि सर 1 साल के बाद का लिमिटेशन है, कोर्ट कहेगा भैया 1 साल लिमिटेशन कहाँ लिखा है, लाओ। तो कोर्ट को खुद को पता होना चाहिए कि लिमिटेशन एक्ट लागू है, इसलिए इनको डाल दिया है कि कुछ फैक्टों के लिए कोर्ट, कुछ चीजों के लिए कोर्ट एविडेंस नहीं मांगेगा। जैसे भारत में जितने भी कानून प्रवृत्ति थे उनके लिए नहीं मांगेगा, यूएस की संसद के द्वारा या वहां के पब्लिक एक्ट थे उनके बारे में नहीं मांगेगा। भारत की सेना की युद्ध नियम है, युद्ध के जो नियम है उनके बारे में एविडेंस नहीं मांगेगा। भारत की संविधान सभा, संसद, कोई राज्य की विधानसभा की कार्यवाही के अनुक्रम के बारे में कोई एविडेंस नहीं मांगेगा। उनका जो प्रोसीजर होता है उसको पढ़कर अपने आप जुडिशियल नोटिस लेना है। ग्रेट ब्रिटेन और आयरलैंड के राज्यारोहण, राज हस्ताक्षर क्या थे उसके बारे में एविडेंस नहीं मांगा जाएगा। वे सब मुद्राएं, पब्लिक नोटरी, न्यायालय के द्वारा की मुद्राएं जो भी लगाई गई है उनके बारे में कोर्ट मानेगा ये सही है। आप कोई एडवर्स जाके इनको आप गलत साबित करना चाहे तो कर दो, कोर्ट इनको प्रूफ मान के चलता है, ठीक है। किसी राज्य में लोक पद पर कोई व्यक्ति था, अब कोई व्यक्ति आके कोर्ट में एविडेंस देता है, आप उससे ये नहीं मांगने भेजोगे कि आपकी नियुक्ति कब हुई थी, आप बताइए कौन सा ऐसा कागज था जिसके थ्रू आपको नियुक्ति हुई थी। आपका अभी यहां लगे हुए आपका ट्रांसफर ऑर्डर लगाइए, कोई व्यक्ति आ रहा है वो एफडीएम की हैसियत में या आरजेएस की हैसियत में, जेलों की हैसियत में एविडेंस देने आ रहा है, तो वो ऐसा पद धारण करता, ऐसी नियुक्ति हुई थी, उसके बारे में कोर्ट जुडिशियल नोटिस मानकर चलेगा। अब कोई व्यक्ति आकर विरोध करता है कि ये व्यक्ति वो नहीं है जो आपने बुलाया था, तो आप एविडेंस पेश कर दो, कोर्ट अपना जुडिशियल नोटिस का विखंडन मान लेगा कि ये हमने गलत जुडिशियल नोटिस कर लिया था।
भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हर राज्य या प्रभु का अस्तित्व उपाधि या राष्ट्रीय ध्वज। हमने जिन देशों को मान्यता दे रखी है उनके सबके बारे में कि ये राज्य को, जैसे अफगानिस्तान को मान्यता दे रखी है, जिन नहीं दे रखी तो वो भारत सरकार ने जिनको मान्यता दे रखी है उनका अस्तित्व है, उनकी उपाधि, उनके राष्ट्रीय ध्वज, इनको सरकार मान्यता देगी। समय के प्रभाग, जैसे टाइम के जो अलग अलग जगह जो टाइम जोन चलता है, जीएमटी वगैरह नहीं देखते क्या आप? जैसे भारत 5.5 घंटे आगे चलता है इंग्लैंड वगैरह के टाइम से। पृथ्वी के भौगोलिक प्रभाग, शासकीय राजपत्र, कौन से लोग उत्सव होंगे, कौन से उपवास होंगे, कौन से अवकाश होंगे, इन सब की मान्यता, इनको जुडिशियल नोटिस फैक्ट में मानेगा कोर्ट। भारत सरकार के आधिपत्य में कौन से राज्य क्षेत्र है, कौन कौन से हमारे राज्य, कौन से जिले हैं, कौन सा क्षेत्र शामिल हुआ, इन सबको मान के चलेंगे। हमने कह दिया जम्मू कश्मीर अब भारत में शामिल है, वहां 370 के तहत पूरा संविधान लागू है, तो इनको मान के चलना है, ठीक है। कौन सा भारत सरकार के साथ किसी निकाय का संघर्ष कब प्रारंभ हुआ, कब चालू हुआ, युद्ध वगैरह पाकिस्तान के साथ वगैरह कब हुए, समुद्र और भूमि के नियम की लेफ्ट चलना है, राइट चलना है, कितनी स्पीड में चलना है, ये न्यायालय के सदस्य, अटर्नी, अधिवक्ता, प्रोक्टर, वकील, प्लीडर, इनके उपसंजात होने और कार्य करने की विधि द्वारा प्राधिकृत सभी व्यक्तियों के बारे में कि ऐसे व्यक्तियों ने ऐसे कार्य का निष्पादन किया हुआ कोर्ट मान के चलता है, ठीक है। और उन सभी मामलों में जिसमें हिस्ट्री है, लिटरेचर है, साइंस है, आर्ट्स है, इन विषयों के बारे में न्यायालय को अगर पुस्तक और दस्तावेज पेश करते हो कि आप इनको देख के जुडिशियल नोटिस करो, तो न्यायालय उनकी जुडिशियल नोटिस कर सकेगा। अगर उसको लगता है कि कोई किसी फैक्ट के बारे में कोई व्यक्ति कोर्ट से रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप इनकी जुडिशियल नोटिस फैक्ट मानो, तो कोर्ट कह देगा कि भैया आप कोई एविडेंस पेश कर दो, कोई पुस्तक या दस्तावेज पेश कर दो, अगर उसमें ऐसा लिखा है हम उसको मान लेंगे, अन्यथा उसको मानने से न्यायालय इनकार कर सकेगा। स्वीकृत तथ्यों को साबित करने की आवश्यकता नहीं। मैंने एविडेंस में 10वीं की मार्कशीट रखी थी, आपने देखी कि हाँ ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की मार्कशीट है और इस व्यक्ति के लेवल के हिसाब से इसमें इतनी % रही होगी, 60%, 65% रही होगी, तो आप उसको स्वीकार कर लेते हो कि हाँ इसी की मार्कशीट है, ये वहीं से पढ़ा था, तो उसको साबित करने की आवश्यकता नहीं होती। सेक्शन 58 मना करता है, ठीक है। सीआरपीसी में भी कहां मना करता है? 294 है क्या, 294, 95 में होगा कि स्वीकृत तथ्यों को साबित करना आवश्यक नहीं होता। 59 मौखिक साक्ष्य द्वारा तथ्यों का साबित किया जाना। तो दस्तावेज है या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स है, उनकी अंतर्वस्तु के सिवाय बाकी सभी साक्ष्य ओरल एविडेंस के द्वारा साबित किए जाएंगे। और सेक्शन 7 कहता है कि सभी ओरल एविडेंस प्रत्यक्ष होना चाहिए। प्रत्यक्ष का मतलब जिसने आंखों से देखा था वही आकर कोर्ट में एविडेंस देगा, जिसने कानों से वो बात सुनी थी वही कोर्ट में आके एविडेंस देगा, जिसने अपनी इंद्रियों के द्वारा या अन्य रीति से उसको बोध किया था वही व्यक्ति आकर साक्ष्य देगा कि मैं वहां बैठा, मैं जैसे ही बैठा मैंने गन को हाथ लगाया, गन गर्म थी, मतलब 30 सेकंड के या 1 मिनट के अंदर कोई ना कोई गोली चली थी उस गन से, तो इंद्रियों के द्वारा मैंने भोग किया, अपनी त्वचा के द्वारा गन गर्म थी, तो मैं ही आकर उसका एविडेंस दूंगा। अगर मैंने किसी अन्य व्यक्ति को यह फैक्ट बताया, वो कोर्ट में आके एविडेंस दे रहा है, तो उसको बोला जाता है अनुश्रुत साक्ष्य, जिसको इंग्लिश में हियर से एविडेंस कहा जाता है, ठीक है। पर यहां परंतु दे रखा है कि अगर कोई विशेषज्ञ की राय है, वो किसी पुस्तक में उसने लिख रखी है, विशेषज्ञ मर गया, उस पुस्तक में राय है और राय के साथ राय के आधार भी लिखे हुए हैं, और आज उसको बुलाने कोर्ट में नहीं ला सकते, तो उस विशेषज्ञ की उस पुस्तक के आधार पर उसको मौखिक एविडेंस मानकर काम में ले लेंगे, ठीक है। मौखिक साक्ष्य अच्छा, ये मर गया के अलावा मिल नहीं सकता। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति है जिसकी राय उसकी पुस्तक में है, तो वो व्यक्ति को बुला नहीं सकते। बिल गेट्स से उसने कोई राय दी हो किसी मामले में, उसको हम बुला नहीं सकते, तो उसकी पुस्तक को पेश करके साबित करा देंगे। इसमें मर गया ही बोला था मैंने, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने में असमर्थ हो गया, विलंब वे ज्यादा लगेगा, तब उसकी पुस्तक को एविडेंस के रूप में रख देंगे। परंतु यह और कि मौखिक साक्ष्य दस्तावेज से भिन्न किसी भौतिक चीज के अस्तित्व और दशा के बारे में, तो न्यायालय कह देगा उस भौतिक वस्तु को न्यायालय के निरीक्षण के लिए ले ही आओ। हम किसी चीज के बारे में एविडेंस दे रहे हैं कि वो मोटरसाइकिल ऐसी थी कि चला नहीं सकते थे, वो गन ऐसी थी कि उसको ऐसे चला नहीं सकते थे, उसकी नाल जो
बेरल होता है वो मुड़ा हुआ था, तो कोर्ट कह देगा भाई गन ही उठा के ले आओ ना, भौतिक चीज है गन, बड़ी चीज थोड़ी, आप उठा के ले आओ, हम देख लेंगे उसका निरीक्षण करके और मान लेंगे, उसको मौखिक साक्ष्य देने की आपको जरूरत नहीं है जब उस भौतिक चीज को आप न्यायालय में पेश कर सकते हो। ठीक है। सेक्शन 7 हियर से एविडेंस है। हियर से एविडेंस का अपवाद क्या क्या हो सकता है उस पर मैंने शुरू में ही चर्चा कर ली थी, दोबारा बता देता हूं। सेक्शन 45 को राजस्थान के अंतर्गत अपवाद नहीं माना गया। बाकी रेफ जेफ्टे अपवाद होता है, आप संस्वीकृति को अपवाद मान सकते हो, डाइंग डिक्लेरेशन को अपवाद मान सकते हो। एक्सपर्ट ओपिनियन के बारे में राजस्थान में थोड़ा सा भ्रामक स्थिति है। हाई कोर्ट एक्सपर्ट ओपिनियन को अनुसूचित साक्ष्य का अपवाद नहीं मानता, आरपीएससी ने माना है एक बार। अब वो आरपीएससी ने आंसर की बाद में परिवर्तित करके क्या उसको बोनस मार्क किया था, ये फैक्ट मेरी नोटिस में है नहीं अभी कि किया था नहीं किया था, तो देख लेना कॉमनली क्या क्वेश्चन आता है। एक्सपर्ट ओपिनियन है वहां, तो आप उसको अनुसूचित साक्ष्य का अपवाद से हटा सकते हो, मेरा ये कहना है। बाकी अगर कोई अदर्फ आ रहा है इन सब धाराओं से जो मैंने रेफ जेफ्टे की बात की है, संस्वीकृति की बात की है, मृत्युकालिक कथन की बात की है, धारा 60 के अपवाद की बात की है, तो इनके अलावा अदर फैक्ट आ रहा है तो उनको आप मेंशन कर सकते हो। सेक्शन 61 पे बात करता हूं। सेक्शन 61 क्या कह रहा है कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु या तो प्राइमरी या सेकेंडरी एविडेंस के द्वारा साबित की जा सकती है। 62 बताएगा प्राइमरी एविडेंस न्यायालय के निरीक्षण के लिए पेश की गई सारी दस्तावेज, जो न्यायालय के निरीक्षण के लिए आपने पेश कर दी वो दस्तावेज स्वयं ओरिजिनल कॉपी क्या होती है, प्राइमरी एविडेंस होती है। पर जब कोई दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित है तो हर मूल प्रति उप दस्तावेज का प्राथमिक साक्ष्य होगा। जैसे एक बुक होती है, एक बुक को एक साथ प्रिंट किया जाता है 50 कॉपी 100 कॉपी, तो सब बुकें एक दूसरे की ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, क्योंकि वो हमने कंप्यूटर के अंदर जो चीजें लिखनी थी टाइपिंग कर दी, वो एक साथ प्रिंट होता है, तो सभी मूल प्रतियों में अगर दस्तावेज कई मूल प्रतियों में निष्पादित तो सभी प्राथमिक एविडेंस होता है। परंतु जहां कोई दस्तावेज प्रतिलेख में निष्पादित है तो हर प्रतिलेख केवल एक पक्षकार या कुछ पक्षकार द्वारा निष्पादित किया गया है, तो हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया प्राथमिक साक्ष्य। अगर कोई डॉक्यूमेंट है जो काउंटर पार्ट में निष्पादित होता है, जैसे आप बैंक में जाते हैं, जैसे आप बैंक में जाते हो तो एक पर्ची साइन करते हो, ऐसी पर्ची होती है, उस पर पूरा पैसे जमा कराने की, उस पर पूरी आप एंट्री करते हो, इस पर्ची में से ये फाड़ के आपको दे दी जाती है। ठीक है, ये तो किसकी होती है, हमारी सेल्फ की होती है, और ये बैंक रख लेता है। तो आपने जो बैंक पे इस पर साइन करके दिए हैं, तो ये बैंक के पास जो ये कॉपी गई है, ये आपके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य है। तो जहां कोई दस्तावेज काउंटर पार्ट में निष्पादित है और हर एक प्रतिलेख पक्षकारों में से केवल एक पक्षकार या कुछ ने निष्पादित किया है, तो वहां हर एक प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसका निष्पादन किया प्राथमिक साक्ष्य है। तो ये आपने निष्पादित किया था, तो ये आपके विरुद्ध क्या हो जाएगा, प्राथमिक साक्ष्य है, जो आपने साइन करके निष्पादित करके बैंक को दिया, और ये आपके खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस है। जो प्रति आपके पास है वो सेकेंडरी एविडेंस है, और जो साइन करने के आपने उसको निष्पादन करके आप बैंक को दे दिया, तो आपके विरुद्ध प्राथमिक साक्ष्य के रूप में काम आएगी। स्पष्टीकरण 2 कह रहा है कि जहां अनेक दस्तावेज एक रूपात्मक प्रक्रिया द्वारा बनाया गया, जैसे मुद्रण, शिला मुद्रण, फोटो चित्रण, तो उनमें से शेष सबकी अंतर्वस्तु का प्राथमिक साक्ष्य है। ये नेगेटिव वाले मामलों में, जैसे पहले क्या होती थी, रील आती थी फोटो खींचने की, उस रील में नेगेटिव होता था, नेगेटिव से फोटो निकाले जाते थे, तो वो नेगेटिव से आपने कई फोटो बनाए, एक ही नेगेटिव से आपने 50 फोटो एक जैसे तैयार किए हैं, तो 50 फोटो एक दूसरे के तो प्राथमिक साक्ष्य हैं,
एक दूसरे के तो प्राथमिक साक्ष्य, पर वो नेगेटिव के सेकेंडरी एविडेंस हो गए, नेगेटिव के प्राथमिक साक्ष्य नहीं माना जाएगा। अगर नेगेटिव से उसको कंपेयर करोगे फोटो को, तो नेगेटिव प्राथमिक साक्ष्य होगा और फोटो सेकेंडरी एविडेंस होगा। पर नेगेटिव को हटा लो तो एक ही नेगेटिव से तैयार किए गए 40-50 फोटो सब एक दूसरे के प्राथमिक साक्ष्य होते हैं। क्लियर है? देख लेना इसको थोड़ा सा। तो 62 में प्राथमिक साक्ष्य क्या क्या हो गया? 3 चीजें होगी। निरीक्षण के लिए पेश की गई दस्तावेज स्वयं, मूल प्रति, पक्षकारों द्वारा निष्पादित प्रतिलेख, ये सब प्राइमरी एविडेंस होता है। सेकेंडरी एविडेंस क्या होता है कि एतस्मिन पश्चात उपबंधों के अधीन दी गई प्रमाणित प्रतियां, प्रमाणित प्रतियां दी जाती है पब्लिक रिकॉर्ड्स की। लोग दस्तावेज होता है उसकी प्रमाणिक प्रतियां देते हैं। आप 76 में पढ़ोगे, 79 में उनके बारे में प्रजम्पशन की जाएगी, 74 में। तो एतस्मिन पश्चात मतलब इसके बाद बताई हुई गई सर्टिफाइड कॉपियां, जो सेक्शन 76, 74 वगैरह में, 76 में चर्चा करेंगे, पब्लिक रिकॉर्ड्स की प्रमाणित प्रतियां अलाउ होती है। वो मूल से कोई यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा, जो यांत्रिक प्रक्रिया शुद्धता सुनिश्चित करती है, जैसे जेरोक्स, उसके द्वारा मूल से निकाली गई प्रतिलिपि। आपने 10वीं की ओरिजिनल मार्कशीट तो प्राथमिक एविडेंस हो गया, उससे कहीं जेरोक्स से निकाली तो वो मार्कशीट की जेरोक्स सेकेंडरी एविडेंस होगा। मूल से बनाई गई और तुलना की गई, मैंने मूल को देखकर उससे कोई डॉक्यूमेंट एज इट इज तैयार कर लिया और बाद में उसको मूल से कंपेयर भी कर लिया कि एज इट इज बना है, सेम बना है, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस होता है। जैसे नक्शों के मामले में करते हैं, आप पटवारी के पास जाओगे, हमारे जमीन का नक्शा दे दो, तो वो मूल को देखकर वैसा ही नक्शा बनाता है, बाद में कंपेयर कर लेता है, या मूल को ऊपर रख के कार्बन कॉपी लगा के नीचे एक कागज लगा के वो नक्शा बना देता है और उसको कंपेयर कर लेता है कि हाँ बिल्कुल मूल की तरह ही है, तो वो भी सेकेंडरी एविडेंस होता है। फोर्थ, उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसको निष्पादित नहीं किया था दस्तावेजों के प्रतिलेख, ये जो मैंने बताया था कि ये सेकेंडरी एविडेंस होगा, कहां बताया था? अच्छा, यहां बताया था कि ये जो पार्ट है, जिन लोगों, अब हमने इसको निष्पादित नहीं किया था तो ये हमारे विरुद्ध सेकेंडरी एविडेंस होगा। जो काउंटर पार्ट में कोई डॉक्यूमेंट होता है, जैसे चेक होता है, चेक में हम जब चेक बुक से चेक को फाड़ते हैं तो एक तो सामने वाले व्यक्ति को दे देते हैं और वो कुछ पार्ट हमारे पास रहता है जो सबूत के रूप में रहता है कि हमने उस व्यक्ति को चेक दिया था 1 लाख रुपए का, तो हमने साइन करके चेक दे दिया। जिस व्यक्ति को चेक दिया तो वो हमारे खिलाफ, जो हमने साइन करके चेक दिया है वो हमारे खिलाफ प्राइमरी एविडेंस है, और जो कॉपी हमने हमारे पास रख ली वो हमारे अगेंस्ट सेकेंडरी एविडेंस है। ठीक है, तो ये जो कॉपी हमने बैंक में जमा करा दी वो तो हमारे विरुद्ध बैंक प्राइमरी एविडेंस के रूप में काम लेगा, और जो कॉपी हमने हमारे पास रख ली वो हमारे विरुद्ध सेकेंडरी एविडेंस के रूप में पुलिस काम में ले लेगी जब भी हमें अरेस्ट किया जाएगा और बैंक में पैसे जमा हुए थे नहीं हुए थे, जब ये प्रसंगत होगा मामला। और अगर किसी ने कोई दस्तावेज की अंतर्वस्तु को आंखों से देखा था तो वो मौखिक वृत्तांत दे सकता है दस्तावेज की अंतर्वस्तु का कि उस कागज में ऐसी ऐसी बात लिखी हुई थी। 5 चीजें सेकेंडरी एविडेंस की याद रखना भाई, इंपॉर्टेंट है कि प्रमाणित प्रतियां, फोटोकॉपी, जेरोक्स से आपने कोई जेरोक्स से कॉपी बनाई और तुलना कर ली, वो ओरिजिनल से कोई कॉपी बनाई है तुलना कर ली, दस्तावेजों के काउंटर पार्ट उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उसको निष्पादित नहीं किया है, या किसी ने दस्तावेज को देखा है उसकी अंतर्वस्तु का मौखिक वृत्तांत दे रहा है, तो ये सब सेकेंडरी एविडेंस होगा। जेरोक्स की जेरोक्स कभी भी सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगी। लिख लेना एक फैक्ट कि जेरोक्स की जेरोक्स कभी भी सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगी। क्यों नहीं होती? कि आपने जेरोक्स की जेरोक्स निकाल ली और उसको अगर ओरिजिनल से तुलना नहीं की तो कभी भी सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगी। हमेशा जब भी जेरोक्स निकालो तो उसकी जेरोक्स की जेरोक्स निकाल लो, कोई इशू नहीं है, पर उसकी ओरिजिनल से तुलना करना। जहां लिखा आ जाए कि प्रतिलिपि की प्रतिलिपि से बनाई हुई प्रतिलिपि सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा। प्रतिलिपि से बनाई हुई प्रतिलिपि और उसकी मूल से तुलना कर ली गई है या उसकी जेरोक्स से तुलना कर ली गई है, वहां पर मूल से तुलना कर ली गई है ये आता है तो आपको सेकेंडरी एविडेंस करना है। जेरोक्स से तुलना कर ली गई है तो वहां सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगा।
ध्यान रखना 63 में ये थोड़ा सा पेचीदा पॉइंट है। मूल का आपने कोई फोटोग्राफ लिया है या अखबार में कोई फोटोग्राफ रिपोर्ट छपी हो, सब सेकेंडरी एविडेंस होता है, ठीक है ना। दस्तावेज हमेशा प्राथमिक साक्ष्य से ही साबित किया जाएगा, पर 65 वो बता रहा है कि इन परिस्थितियों में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। 64 क्या कह रहा है, कोई भी दस्तावेज आप प्राइमरी एविडेंस से साबित करो। 65 बता रहा है कि इन अवस्थाओं में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। कौन कौन सी अवस्था है कि अगर मूल ऐसे व्यक्ति की पोजीशन में या उसके पावर के अंदर है जिसके विरुद्ध आप उस मूल दस्तावेज को साबित करना चाहते हैं, या उसने मूल दस्तावेज को न्यायालय की आदेशिका से बाहर कर दिया, वो न्यायालय की आदेशिका के अंतर्गत नहीं आता, या उसको पेश करने के लिए वैध रूप से आबद्धता, उसको सेक्शन 66 में नोटिस भी दे दिया उस दस्तावेज को पेश करने के लिए, फिर भी पेश नहीं करता है, तो जब मूल उस व्यक्ति के विरुद्ध पास है जिसके विरुद्ध एविडेंस में काम में लेनी है, तो वो कभी नहीं देगा मूल। उस कंडीशन में आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। और कौन सी कंडीशन है जब आप सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो किसी दस्तावेज का, कि जब मूल की अस्तित्व दशा या अंतर्वस्तु उस व्यक्ति द्वारा जिसके विरुद्ध उसको साबित करी जानी है लिखित रूप में स्वीकार कर ली है। उसने कहा कि लिखित रूप में उसने उस ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की अस्तित्व का, दशा का, अंतर्वस्तु का जिस व्यक्ति के पास वो है या उसके हित प्रतिनिधि द्वारा रिटर्न में उसको एडमिट कर लिया है, तो आप उसका सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो कि उस डॉक्यूमेंट के अंदर ये चीज मेंशन था। मूल खो गई है, नष्ट हो गई है, या उसका साक्ष्य देने की जो प्रस्तावना कर रहा है व्यक्ति या पक्षकार, उसकी उपेक्षा के बिना, उपेक्षा से अनुद्भूत का मतलब होता है अन प्लस उद्भूत। कौन सी संधि है, अन प्लस उद्भूत, यही होगा क्या, उद्भूत, अन प्लस उद्भूत, ए प्लस उ। बड़ा पेचीदा मामला है भाई संधि का। अन प्लस उद्भूत होना चाहिए, ये उपसर्ग होना चाहिए मेरे हिसाब से। संधि का रूल नहीं लग रहा है यहां पर, ये उपसर्ग होगा। किसी को पता लगे कौन सी संधि है मुझे भी सजेस्ट कीजिएगा। तो अगर खुद की उपेक्षा के कारण वो उसकी उपेक्षा से उद्भूत नहीं होने वाले किसी कारण से वो युक्त समय में पेश नहीं कर सकता, तो सेकेंडरी एविडेंस दे देगा। मूल नष्ट हो गया है, खो गया है, या उसकी साक्ष्य की प्रस्तावना देने वाले व्यक्ति की बिना किसी गलती के वो उसको युक्त समय में कोर्ट में पेश नहीं कर सकता, तो सेकेंडरी एविडेंस दे लेगा। मूल इस प्रकृति का है कि उसको कोर्ट में पेश नहीं किया जा सकता, सेकेंडरी एविडेंस दे दो उसका, ठीक है। तो ताजमहल नहीं दे सकते, नहीं पेश कर सकते, फोटो खींच के दे दो, वो सेकेंडरी एविडेंस हो जाएगा ना, ठीक है। या लोक दस्तावेज है मूल, तो उसका सेकेंडरी एविडेंस दिया जा सकता है क्योंकि उसकी प्रमाणित प्रति आप दे दोगे, ठीक है। प्रमाणित प्रति को सेकेंडरी एविडेंस माना गया है। कहां माना है, अभी पिछली धारा में हम पढ़ के आए। मूल दस्तावेज ऐसा है जिसकी प्रमाणित प्रति किसी भी एक्ट के द्वारा या भारत में प्रवृत्त किसी लॉ के द्वारा अनुज्ञात की गई है, या मूल अनेक लेखा या दस्तावेजों से गठित है जिसे न्यायालय में पेश नहीं किया जा सकता, तो उसकी कोई ऐसी रिपोर्ट पेश कर सकते हो जो उसकी संपूर्ण संग्रह का साधारण परिणाम है। जब मूल कहीं बड़े डॉक्यूमेंट में होता है या एक मेजर उसमें आंकड़े होते हैं, तो उसकी ऑडिट रिपोर्ट को आप पेश कर सकते हो। सेक्शन 6 उसी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में बात करते हैं कि मूल में अनेक लेखा दस्तावेज है, तो उसकी कोई कंक्लूजन रिपोर्ट है कि इस मूल में ये बात लिखी हुई है, 1-2-4 पेजों की रिपोर्ट है, उसको पेश कर सकते हैं। के अंदर दस्तावेज का कोई भी द्वितीयक साक्ष्य ग्राह्य है। के अंदर केवल लिखित अभिस्वीकृति ही ग्राह्य होगी। ये सेकेंडरी बता रहा है कि किसका क्या है, सेकेंडरी एविडेंस दे सकते हो। ए, सी और डी के अंदर कोई भी सेकेंडरी एविडेंस दे दो, बी के अंदर केवल लिखित अभिस्वीकृति ही दे सकते हैं। ई और एफ के अंदर दस्तावेज की प्रमाणित प्रति ग्राह्य है, और 6 के अंदर
जिस व्यक्ति को उसका साधारण परिणाम बनाना आता है, ऑडिट करना आता है, उसकी रिपोर्ट बनाना होता है, उसकी रिपोर्ट एविडेंस के रूप में काम में ली जा सकती है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के बारे में सेक्शन 65 बी के अनुसार इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को साबित किया जाएगा। 65 बी को सीधा सीधा हेडिंग देख लेना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता कैसे सुनिश्चित की जाएगी। मेंस के अकॉर्डिंग 65 बी लगातार पूछी गई है 2016 और 17 में, 17 और 18 में पूछी गई है, 16 और 18 में आरजेएस मेंस में लगातार 5 नंबर का 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। और आज भी हाई कोर्ट में इस विषय पर समय समय पर सेमिनार लगाई जाती है कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को कब ग्राह्य करना है, कब नहीं करना। आगे बढ़े, हेडिंग देख लेना 65 ए और 65 बी की। 65 बी में एक केस पढ़ना पड़ता है, स्वर्णा मुसाले वर्सेज राहुल मुसाले का 2015 का केस है। 65 बी पे है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की ग्राह्यता को सुनिश्चित करने के लिए कुछ रूल्स बताए थे इसमें। पेश करने के लिए 66 को छोड़ देना, दस्तावेज पेश करने की सूचना कोई काम की नहीं है। 67 दस्तावेज को हस्ताक्षरित करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और हस्तलेख को कैसे साबित करेंगे। कि यदि कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति ने हस्ताक्षर किया था या पूर्णतः भागतः लिखा था, तो यह साबित करना होगा कि हस्ताक्षर और दस्तावेज पर हस्तलेख उसी व्यक्ति का है, और यह साबित करने के लिए हमें 47 की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, 67 मतलब यहां पर बता रहा है किस किस चीज में क्या क्या एविडेंस दे सकते हो। ठीक है, हमने 5 से 55 पढ़ा था, वहां तो रिलेवेंसी बता रहा था क्या क्या रिलेवेंट होगा। अब 56 से शुरू होके और आपको 97, 99 तक ये चीजें बताएगा किस किस का एविडेंस दे सकता है, किसके बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा, किस चीज को कैसे साबित करना है। ठीक है, 67 है इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर के बारे में या डिजिटल हस्ताक्षर के सत्यापन के बारे में, तो हेडिंग देख लेना, कोई काम की बात नहीं है। यहां पर इसको साबित करने के लिए 85 बी में प्रिजम्पशन कर रखी है, उस प्रिजम्पशन के अनुसार 67 ए को साबित करेंगे। 68 ए से दस्तावेज के निष्पादन का साबित किया जाना जिसका अटेस्टेड होना विधि अपेक्षा करती है। तो कोई भी एक, कम से कम कोई भी एक अटेस्टेड करने वाला साक्षी को बुला लो, जिसने उस दस्तावेज का अटेस्टेशन किया था उसको बुलाकर, यदि वो जीवित है तो उससे साबित करवा लो। तो जिन दस्तावेज को लो अटेस्टेड होना की अपेक्षा करता है, वहां एक अनुप्रमाणक साक्षी को बुलाकर उसको साबित करवा देंगे। पर विल के मामले में ये बात लागू नहीं होगी। और कोई डॉक्यूमेंट अगर रजिस्टर्ड है, रजिस्ट्रार कार्यालय में सरकार का एक व्यक्ति, एफडीएम लेवल का व्यक्ति, तहसीलदार लेवल का व्यक्ति बैठा होता है, उसके सामने 2 गवाह आके उसके सामने साइन करते हैं, तो रजिस्ट्रीकृत डॉक्यूमेंट है, वहां आपको अनुप्रमाणिक साक्षी को बुलाने की आवश्यकता नहीं है और विल के मामले में आवश्यकता नहीं है। बाकी हर डॉक्यूमेंट जो अटेस्टेड होना विधि अपेक्षा करती है, उसको साबित करने के लिए एक अनुप्रमाणिक साक्षी को बुलाना आवश्यक है। जब अनुप्रमाणिक, ये छोड़ देना, ये धाराएं कोई काम की नहीं है। 73 की हेडिंग देख लेना, हफ्तावेज, लेख और मुद्रा की तुलना अन्य से। कोई व्यक्ति का कोई पुराना कोई अगर कोर्ट के सामने हस्ताक्षर साबित हो चुका है, किसी केस में लेख साबित हो चुका है या सील साबित हो चुका है, तो पहले से कोई डॉक्यूमेंट उसका जो स्वीकृत है और साबित है उससे तुलना कर सकते हैं। पहले कभी उसका कोई साइन था, लेख था या सील थी, उसको कोई व्यक्ति ने एडमिट किया था या वो कोर्ट के सामने प्रूफ हो चुका था, तो बाद वाली कार्रवाइयों में जो हस्ताक्षर, लेख और मुद्रा प्रसंगत है उसको पुराने वाली से कंपेयर करके साबित किया जा सकता है। 73 इसको अलाउ करती है। 73 ए इलेक्ट्रॉनिक चिन्हन के सत्यापन के बारे में सबूत। छोड़ देना, हेडिंग देख लेना, ज्यादा अंदर से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। लोक दस्तावेज क्या होते हैं, इसकी लिफ्ट पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव के रूप में। लोक दस्तावेज होते क्या है? सरकारी आदमी ने जो कुछ लिखा है वो लोक दस्तावेज है। क्या हो गया?
सरकारी आदमी ने जो कुछ लिखा है, सरकारी आदमी मतलब लोक सेवक, तो लोक सेवक ने जो कुछ अपने हाथ से लिखा है वो सब लोक दस्तावेज है। दूसरा, जो डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रार कार्यालय में है, रजिस्टर हो चुके हैं, रजिस्ट्रीकृत दस्तावेज, वो भी लोक दस्तावेज है। दो चीजों को आप देख लो, आप सारे डॉक्यूमेंट को पकड़ लेंगे। लोक दस्तावेज पब्लिक रिकॉर्ड्स होते क्या है? वे दस्तावेज जो प्रभुता संपन्न अधिकारी द्वारा, मतलब या शासकीय निकाय या अधिकरणों के या भारत के किसी भाग के किसी विधायी, न्यायिक या कार्यपालक लोक ऑफिसरों के द्वारा कार्यों के रूप में, कार्यों के अभिलेख के रूप में है तो सभी लोक दस्तावेज होंगे। जैसे 164 का स्टेटमेंट, सीआरपीसी 164 का स्टेटमेंट क्या होगा? लोक दस्तावेज होगा। वाद पत्र कौन लिखता है? वाद पत्र कौन लिखता है भाई? मैं अपने मामले में मेरा वकील वाद पत्र लिख के देगा या मैं खुद वाद पत्र लिख के दूंगा? मैं भी एक लीगल फील्ड से जुड़ा व्यक्ति हूं, तो वाद पत्र मैंने नहीं लिखा, सरकार के किसी व्यक्ति ने नहीं लिखा, मैंने लिख के कोर्ट में पेश किया, तो वाद पत्र क्या होगा? लोक दस्तावेज नहीं होगा। पर 164 का स्टेटमेंट लोक दस्तावेज होता है। एफआईआर है, हम लिख के रिटर्न में दे के आते हैं, तो वो एफआईआर हमारे द्वारा लिख के दी गई है, लोक दस्तावेज नहीं है। पर एफआईआर आजकल लिख के देनी दो या मत दो, उसको सरकार अपने रिकॉर्ड पे चढ़ाती है और 24 घंटे के अंदर ऑनलाइन आप उसकी प्रति प्राप्त कर सकते हैं। तो अब एफआईआर को सरकारी व्यक्ति पूरा टाइप करके लिखता है तो एफआईआर लोक दस्तावेज है। वसीयत, वसीयत मैं लिखता हूं, मेरी वसीयत लिख के चला गया, मेरी प्रॉपर्टी आप सभी के बीच में ऐसे ऐसे बढ़ जाएगी, मैंने लिख दी अपनी वसीयत, तो मैंने लिखी है, प्राइवेट दस्तावेज होगी। पर मैंने लिखकर कोर्ट में लगा दी और कोर्ट ने उस वसीयत को अब मान्यता दे दी और वसीयत प्रोबेट में बदल गई, तो प्रोबेट लोक दस्तावेज हो जाएगा। तो कोई डॉक्यूमेंट है, प्राइवेट व्यक्ति ने लिखा है, प्राइवेट दस्तावेज, सरकारी व्यक्ति ने लिखा है, सरकारी दस्तावेज। समझ में आ गया? अंतर कर लेना, ये कंसेप्ट बैठ गया। सरकारी व्यक्ति ने लिखा है सरकारी है और प्राइवेट ने लिखा है तो प्राइवेट हो जाएगा। तो वाद पत्र, लिखित कथन, ये सब हम खुद लिख के देते हैं, इसलिए ये लोक दस्तावेज नहीं है। वसीयत हम लिखते हैं, लोक दस्तावेज नहीं है। पर वसीयत रजिस्टर करा ली, या जैसे हम प्रॉपर्टी, मैंने कोई प्रॉपर्टी किसी को सेल करी, सेल करूंगा तो मैं रजिस्ट्रार कार्यालय में उसका रजिस्ट्रेशन कराता हूं। तो जो सरकार के पास, यहां लिखा हुआ है कि किसी राज्य के प्राइवेट दस्तावेजों के लोक अभिलेख, हमने अपना प्राइवेट कोई भी दस्तावेज था, मैंने प्रॉपर्टी बेची, मेरा प्राइवेट दस्तावेज था, पर मैंने सरकार के पास रख के पब्लिक रिकॉर्ड में उसको रजिस्टर कराया, तब दर्ज करा दिया। प्रॉपर्टी बेचते हैं, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है, तो रजिस्ट्रेशन कराते हैं, वो पब्लिक रिकॉर्ड हो गया। आप रजिस्ट्रेशन में देखोगे मैंने प्रॉपर्टी बेची है, ठीक है, तो वो पब्लिक रिकॉर्ड में आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो जो कोई डॉक्यूमेंट जो रजिस्टर है वो भी पब्लिक रिकॉर्ड होगा। प्राइवेट दस्तावेज, लोक दस्तावेज को छोड़ के सभी दस्तावेज प्राइवेट दस्तावेज होंगे। अब लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां, तो कोई भी लोक ऑफिसर ने किन्ने जो प्रतियां दी है, उसको फीस चुकाई है, वो सब उसने प्रतियां पेश करी है, वो सब क्या होंगी? लोक दस्तावेज की प्रमाणित प्रतियां होगी। तो आप कोई भी सरकारी ऑफिसर से कोई भी डॉक्यूमेंट लेते हो और सील साइन लगाकर वो देता है तो उसको प्रमाणित प्रतियां माना जाएगा। कोई खास बात नहीं है, हेडिंग सफिशिएंट है। प्रमाणित प्रतियों को पेश करने के बारे में सबूत छोड़ देना, ये भी छोड़ देना, 78 भी। 79 से प्रिजम्पशन शुरू हो जाती है। 79 प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा। 79 से आप 85 तक उपधारणा करेगा शब्द पढ़ोगे, उपधारणा करेगा मतलब सेल्फ प्रिज्यूम। क्या होता है सेल्फ प्रिज्यूम? सेल्फ प्रिज्यूम का मतलब होता है कि न्यायालय इन चीजों के बारे में स्वयं उपधारणा करके चलेगा। जैसे आप कोई डॉक्यूमेंट पेश करते हो, न्यायालय उपधारणा करके चलेगा। क्या? जैसे आपने किसी पब्लिक दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश करी तो न्यायालय उसके असली होने के बारे में उपधारणा करेगा कि ये पब्लिक रिकॉर्ड की सर्टिफाइड कॉपी है। न्यायालय उसके बारे में सेल्फ प्रिज्यूम करेगा, आपसे पूछेगा कि प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, निश्चय सबूत मानेगा, उसे साबित मानेगा।
सीधा करना उपधारणा करेगा। 79 से 85 तक उपधारणा करेगा ही है। साक्ष्य के रिकॉर्ड को पेश किया, दस्तावेज, साक्ष्य के अभिलेख के रूप में आपने कोई दस्तावेज पेश किया, न्यायालय की कार्यवाही में से कोई दस्तावेज निकलवाया, उसको साक्ष्य के रूप में पेश किया, तो न्यायालय उसको रिकॉर्ड को सही मान के चलेगा। किसी कोर्ट में कोई कार्यवाही थी, उसके रिकॉर्ड की आपने सर्टिफाइड कॉपी कोर्ट के सामने प्रस्तुत करी, किसने उस कोर्ट के सामने ये एविडेंस दिया था, तो 80 में उस एविडेंस को न्यायालय सही मान के चलता है। ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम उपधारणा करेगा। कोई राजपत्र है, समाचार पत्र है, समाचार पत्र या विशेष बात करेगा, यूनाइटेड किंगडम के क्वींस प्रिंटर के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र, सरकारी समाचार पत्र है, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्ट है, दस्तावेज है, इन सब के बारे में सरकार उपधारणा करके चलेगी। राजपत्र होता है गजेट, ऑफिशियल गजेट। इलेक्ट्रॉनिक गजेट के बारे में उपधारणा, हेडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और प्रिजम्पशन उपधारणा करेगा। ठीक है, हेडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, 81 की देख के जाना बिल्कुल। उसके बाद 82 को छोड़ देना। (83) सरकार के प्राधिकार के, सरकार ने कोई मानचित्र कोई रेखांक बनाया तो उनके बारे में कोर्ट प्रिजम्पशन करेगा, सेल प्रिज्यूम। 84 कि कोई AIR विधियों का संग्रह है, विनिश्चयों की रिपोर्ट है, उनके बारे में न्यायालय उपधारणा करके चलेगा। तो ये जो आप AIR वगैरह पढ़ते हो, कोई रिपोर्ट वगैरह पढ़ते हो जो सरकार के द्वारा प्रकाशित होती है, सरकार के प्राधिकार के अधीन, उनके बारे में न्यायालय क्या करता है, सेल्फ प्रिज्यूम मान के चलता है। पावर ऑफ अटर्नी के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा कि ऐसा निष्पादित या अधिप्रमाणित की गई थी, उनके अधिप्रमाणित होने के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। ठीक है, सेल्फ प्रिज्यूम में ABC तक। इलेक्ट्रॉनिक चिन्हक प्रमाण पत्रों के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा। अच्छा, यहां इसको रीड आउट करना भाई, सेक्शन 85 को एक बार रीड आउट कर लेना। इसका ये पॉइंट ऑब्जेक्टिव बना के पूछा जा सकता है, एक बार इनको दोनों पॉइंट को रीड आउट करना। तो यहां आपको क्या करना, 79 से 85C तक केवल हेडिंग देखो और उनके बारे में देख लो कि प्रिजम्पशन करके चलेगा, प्रिजम्पशन करेगा, सेल प्रिज्यूम उपधारित करेगा, शब्द यूज करना है जहां भी 79 से 85C तक हेडिंग आती है। या तो हेडिंग पूछेगा कि किस धारा में, या इनके बारे में पूछेगा कि न्यायालय इलेक्ट्रॉनिक करारों के बारे में उपधारणा करेगा, कर सकेगा, निश्चय सबूत मानेगा, साबित मानेगा। ठीक है, अब 86 से लेकर शुरू होगा उपधारणा कर सकेगा, सेल्फ में प्रिज्यूम की कंसेप्ट चलेगा 86 से लेकर में प्रिज्यूम। अभी 7-8 मिनट और पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक न्यायिक अभिलेखों की प्रमाणित प्रतियों के बारे में न्यायालय उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा। 86 हो गया। 87 क्या कहता है, पुस्तक, मानचित्र, चार्ट। अभी जो हमने पहले पढ़ रहा थे मानचित्र वगैरह, मैप वगैरह पढ़ रहे थे, 83 के अंदर पढ़ा था ना हमने, तो वहां तो थी सरकार के द्वारा प्रकाशित, और यहां है कि कोई मानचित्र, चार्ट वगैरह के कथन सुसंगत है तो उसी व्यक्ति ने लिखी और प्रकाशित करी होगी, जो किसी व्यक्ति के द्वारा वो चार्ट प्रकाशित किया गया था, ये मान के चलेंगे, उसको अल्टर नहीं किया गया था। कोई पब्लिकेशन किसी बुक को प्रकाशित कर रहा है, कोई चार्ट को प्रकाशित कर रहा है, कोई मानचित्र को या किसी पुस्तक को, तो ये मानेंगे कि जो पुस्तक कोर्ट के सामने पेश की गई है वो उसी व्यक्ति ने प्रकाशित की गई होगी जिसका नाम इस पर लिखा गया है। तो यहां सरकार वाली बात नहीं हो रही, या कोई बुक किसी के द्वारा प्रकाशित की गई थी, मानचित्र, चार्ट था, तो ये मान के चलेंगे कि उसी व्यक्ति ने उसको प्रकाशित किया होगा। 87 में सेल्फ प्रिज्यूम की बात करता है, और सॉरी मैं प्रिज्यूम की, उपधारित कर सकेगा मैं प्रिज्यूम। 88 तार संदेशों के बारे में उपधारणा कर सकेगा कि आपने जो तार संदेश दिया था, तार घर को जो पोस्ट भेजते हैं, आपका पुराने समय में ईमेल वाला सिस्टम चलता था, इधर से 2 लाइन लिख के भेजो, सामने पहुंच जाती थी, तो जो संदेश आपने लिखा था वही गया होगा। और 88 में इलेक्ट्रॉनिक संदेश, आपका ईमेल,
व्हाट्सएप मैसेज, तो आपने जो व्हाट्सएप मैसेज इधर से टाइप किया तो न्यायालय ये उपधारणा करेगा कि जो आपने टाइप करने के लिए आपके कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल में भरा था वही आगे भेजा गया होगा। न्यायालय इसके बारे में उपधारणा करेगा। ये नहीं करेगा कि उसी व्यक्ति ने भेजा या किसी अन्य ने भेजा, ये उपधारणा करेगा कि उसी व्यक्ति के द्वारा भेजा गया होगा। 88A में ईमेल वगैरह के बारे में उपधारणा। हाँ, पेश न की गई दस्तावेज के सम्यक निष्पादन के बारे में उपधारणा कि कोई डॉक्यूमेंट था जिसको आपसे पेश करने की अपेक्षा की गई थी और आपने वो डॉक्यूमेंट पेश करने की सूचना देने के बाद 66 में जो सूचना दी उसके बाद भी पेश नहीं किया, तो ये मान के चलेंगे कि वो दस्तावेज क्या था, अटेस्टेड था, प्रॉपर सील लगी हुई थी और प्रॉपर उसका एग्जीक्यूशन हुआ था। इन तीन चीजों के बारे में 89 में उपधारणा करेगा। या सेल प्रिज्यूम है भाई, ठीक है, ध्यान रखना सेल प्रिज्यूम है। 86 से लेकर 90 तक मैंने में प्रिज्यूम बोला था, पर सिर्फ 89 के अंदर सेल प्रिज्यूम है, ठीक है। 30 वर्ष पुरानी दस्तावेज के बारे में उपधारणा। तो 30 वर्ष पुरानी दस्तावेज के बारे में क्या उपधारणा करनी है कि कोई डॉक्यूमेंट जिसका 30 साल पुराना होना तात्पर्य है। यहां से एक प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन पूछा जाता है मेंस में, मैं मेंस की क्लास पढ़ाऊंगा जब चर्चा करूंगा उस पर, कि 30 साल पुरानी कोई डॉक्यूमेंट है वो पेश किया तो न्यायालय ये मानेगा, क्या मान के चलेगा, उपधारणा करेगा, उपधारणा कर सकेगा, मैं प्रिज्यूम मान के चलेगा कि उस डॉक्यूमेंट पर जो हस्ताक्षर हैं, जो हैंड राइटिंग है और जो निष्पादक और अनुप्रमाणन है वो उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया होगा जिस व्यक्ति का उस पर हस्तलेख है, जिस पर उसके हस्ताक्षर है। इसके बारे में प्रिजम्पशन करेगा, पर इस बारे में प्रिजम्पशन बिल्कुल नहीं है कि उसकी अंतर्वस्तु के बारे में प्रिजम्पशन नहीं है। यहां पर अंतर्वस्तु के बारे में कोई प्रिजम्पशन नहीं है, यह बात ध्यान रखना। अंतर्वस्तु के बारे में उपधारणा नहीं करेगा। क्या उपधारणा करनी है कि जिस व्यक्ति के हस्तलेख में वो 30 साल पुराना डॉक्यूमेंट है, जिसके साइन है, जिसने उसको एग्जीक्यूट किया है, जिसने उसको अटेस्टेड किया है, तो जिन व्यक्तियों का नाम लिखा हुआ उन्हीं व्यक्तियों ने अटेस्टेड किया होगा, जिसके साइन है उसी व्यक्ति ने वो साइन किए होंगे। ये उपधारणा करके कर सकेगा न्यायालय, में प्रिज्यूम मान के चलेगा सेक्शन 90 में। पर वो उचित अभिरक्षा से ही प्राप्त होना चाहिए डॉक्यूमेंट, तभी उसके बारे में उपधारणा करके चलेगा। अब कोई अभिरक्षा उचित है या नहीं है वो सर्कमस्टांसेस पे देखा जाएगा कि क्या उस व्यक्ति ने किसी दूसरे को अभिरक्षा दी थी या परिस्थितियां कैसी थी जब वो अभिरक्षा बदल गई। 90 है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर 5 साल से पुराना है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस अगर 5 साल से, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स अगर 5 साल से पुराना है तो न्यायालय उसके बारे में उपधारणा करेगा कि उसमें किसी प्रकार का, जिस व्यक्ति ने उसको पर साइन इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कर रखे हैं उसी व्यक्ति के सिग्नेचर थे, ठीक है। तो 90 5 साल का टाइम पीरियड पूछा जाता है या हेडिंग पूछी जाती है, और 90 में 30 साल का टाइम पीरियड या हेडिंग पूछी जाती है। 30 में ये पूछ लेते हैं कि क्या अंतर्वस्तु के बारे में उपधारणा करता है, तो 90 में हस्ताक्षर, हस्तलेख और निष्पादन के बारे में ही उपधारणा है, न कि किसी वस्तु की न कि दस्तावेज की अंतर्वस्तु के बारे में उपधारणा है। सेक्शन 91 दस्तावेज के रूप में लेखबद्ध सुविधाओं, अनुदानों और संपत्ति और अन्य वेन्यून के निष्पादनों के निबंधनों का साक्ष्य। तो ये दस्तावेजी साक्ष्यों के द्वारा मौखिक साक्ष्य का अपवर्जन के सिद्धांत पर आधारित धारा 91 और 92 है। यहां अगर कोई दस्तावेज है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या संपत्ति के वेतन के बारे में, तो दस्तावेज ही पेश करना पड़ेगा आपको, स्वयं दस्तावेज के सिवाय कोई साक्ष्य नहीं देने दिया जाएगा। 2 अपवाद दे रखा है कि विल है, और विल को अगर जिन विलों को भारत में साबित करके प्रोबेट बना दिया गया है वो प्रोबेट के द्वारा साबित कर दी जाएगी, ठीक है। और कोई व्यक्ति की नियुक्ति किसी डॉक्यूमेंट से हुई थी तो उसको बिना डॉक्यूमेंट के भी एडमिट मान लिया जाएगा अगर वो व्यक्ति उस रूप में कार्य कर रहा है, वहां उसको साबित करने के लिए दस्तावेज लाना आवश्यक नहीं है। 3 स्पष्टीकरण है, ज्यादा काम के नहीं है, छोड़ सकते हो आप। 92 ये भी कहती है कि आपको केवल और केवल दस्तावेज को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा ही साबित करना है। दस्तावेजी साक्ष्य
के द्वारा आप मौखिक साक्ष्य को, दस्तावेज को मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं कर सकते। 92 क्या कह रही है कि मौखिक साक्ष्य, मौखिक करार के साक्ष्य के अपवर्जन की बात कर रही है कि अगर आपने कोई अंतिम सेक्शन के अनुसार कोई दस्तावेज लेखबद्ध कर लिया था तो उसका कोई भी पक्षकार उसके बारे में मौखिक साक्ष्य नहीं दे सकेगा, परंतु दे रखे कि इन 6 परंतु के अधीन आप मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। यहां से एक इलस्ट्रेशन पूछा जाता है सेक्शन 91 से। ये इलस्ट्रेशन को रट्टा मान लेना भाई, रट लेना इसको। ये पूछा ही पूछा जाता है कि बी ने ए को कोई धन की रसीद दी है, संदाई करने का मौखिक साक्ष्य पेश किया जाता है, ये मौखिक साक्ष्य ग्राह्य है। कि जब रसीद को पेश करके ही भाई कोई किसी व्यक्ति ने रसीद दे दी थी, जैसे मैंने किसी को पैसे दिए, उसने मेरे को पैसे की रसीद दे दी, तो मैं उस रसीद को कोर्ट के सामने पेश नहीं करके उसका मौखिक एविडेंस दे रहा हूं और वो मौखिक एविडेंस ग्राह्य है। क्यों ग्राह्य है? क्योंकि उस रसीद में सेक्शन 91 के अनुसार ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट है, ना कोई ग्रांट है, ना कोई संपत्ति का डिस्पोज ऑफ है। इन 3 चीजों को अगर डॉक्यूमेंट में लेखबद्ध किया है तो इसका सिर्फ दस्तावेजी साक्ष्य दोगे, उस दस्तावेज साक्ष्य के अलावा मौखिक साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा। और ई वाला पॉइंट है कि किसी को मैंने धन दिया, उसने रसीद दी है, तो उस रसीद के बारे में मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। ई वाला इलस्ट्रेशन पूछा जाता है, रट्टा मार के जाना इसको। 92 के 6 अपवादों की चर्चा कर रहा था मैं कि इन 6 अवस्थाओं में आप कोई दस्तावेज में संविदा, अनुदान या संपत्ति का अन्य वर्णन लिखा हुआ है, उसके बावजूद भी उसका मौखिक साक्ष्य दे सकते हैं। कब? 6 कंडीशन क्या है कि आप कोई ऐसा मौखिक साक्ष्य देते हो जो दस्तावेज को ही अविधि मान्य बना देता है, या जैसे आप कपट, अभित्रास, अवैधता, उस दस्तावेज अवैध है, सम्यक निष्पादन का अभाव है, संविदाकारी व्यक्ति का सामर्थ्य का भी अभाव है, प्रतिपल का अभाव है, या विधि तथ्य की भूल के कारण वो दस्तावेज बना था, ऐसा कोई एविडेंस देकर उस डॉक्यूमेंट को ही इलीगल बना देते हो तो वो मौखिक एविडेंस एलाउ है। किसी सब्जेक्ट के बारे में डॉक्यूमेंट मौन है और वो उस डॉक्यूमेंट में जो निबंधन लिखे हुए हैं वो मौखिक साक्ष्य उससे एडवर्स नहीं है, तो वहां आप उसका मौखिक साक्ष्य दे सकते हो। ठीक है, तो जिन विषयों के बारे में दस्तावेज साइलेंट है और वो उसका मौखिक साक्ष्य दिया जा सकता है अगर वो उस दस्तावेज में लिखे हुए निबंधनों से असंगत नहीं है। तो कोई बाध्यता अधिरोपित करने वाली पूर्वभाव्य शर्त थी, उसको साक्ष्य दिया जा सकता है कि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले ही कह दिया था कि भाई तू कॉन्ट्रैक्ट तो साइन कर रहा, पर यह बात ही ध्यान रखना कि मुझे बार बार तू इस बात के लिए परेशान नहीं करेगा। ठीक है। 4 कहता है कोई उस डॉक्यूमेंट को विखंडित या मॉडिफाई करने वाली कोई पाक्षिक करार था। हमने कोई डॉक्यूमेंट साइन कर लिया था, कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था, बाद में मैंने आपको कहा कि यार मैं ऐसा करने में असमर्थ हूं और तुम तो ऐसा करना, मेरे से पैसे ले लेना, कंपनसेट कर दूंगा मैं तुम लोगों को, और ऐसा कहने के बाद वो चीजें परिवर्तित हो गई, उस जो हमने डॉक्यूमेंट साइन किया था, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, वो विखंडित हो गया, तो उसका मौखिक एविडेंस दिया जा सकता है परंतु 4 के अनुसार। जहां कोई रूढ़ि और प्रथा है और वो जो उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखी बात से असंगत नहीं है, उस रूढ़ि प्रथा को साबित किया जा सकता है। जैसे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तुम माल भेजोगे, और हमारे यहां पर लोकल में कोई प्रथा है जो संविदा से जुड़ी हुई प्रथा है कि जो भी माल भेजता है वही उतरवा के गोदाम में रखवाता है, तो आप उस मौखिक रूढ़ि प्रथा को साक्ष्य एविडेंस दे सकते हो, भले ही वो डॉक्यूमेंट में मेंशन नहीं है। और आप कोई बात जो दस्तावेज की भाषा वर्तमान तथ्यों से किस प्रकार संबंधित है वो साबित कर सकते हो कि दस्तावेज में जो बात लिखी हुई थी ना कि आप उसको हमारे घर तक पहुंचाओगे, पहुंचाने वाले शब्द के अंतर्गत किराया सम्मिलित है, तो आप दस्तावेज की भाषा को साबित करने के लिए कोई मौखिक एविडेंस दे सकते हो। ये 6 एविडेंस सिविल मामलों में रीड की हद्दी कहा जाता है इसको। सिविल मामलों में की धारा 91 में सिविल मामलों में काम आती है। और पिछली बार 5 या 6 नंबर का मेंस का क्वेश्चन आया था 2021 के आरजीएस में, धारा 91-92 का कंक्लूजन के रूप में। 93
संगीत दस्तावेज को स्पष्ट करने के लिए और उनमें संशोधन करने के साक्ष्य का अपवर्जन।